नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 7 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जान के न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन के अंदर हम 365 डिग्री से डिस्कशन करते हैं। आपके यूपीएससी का पीटी और मेंस दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन इसके अंदर करते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा है ऑपरेशन गंगा। राइट, आज हम ऑपरेशन गंगा के लिए एक एनालिसिस जो ना डीप में जाके करेंगे। ठीक है, आपको तो मैंने बहुत बार बता चुका है कि ऑपरेशन गंगा क्या है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो अभी चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में, तो भारत को वहाँ से निकालने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। चलिए, अब डिस्कशन हम 360 डिग्री से करते हैं। राइट, ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा अभी तक जो चलाया गया जितने भी इनिशिएटिव है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला जो इनिशिएटिव है ये देखिए, ऑपरेशन गंगा अभी चलाया जा रहा है। ये कहाँ से चलाया जा रहा है? ये भारतीय को कहाँ से लाया जाएगा? ये भारतीयों को लाने की बात चल रही है। यूक्रेन से भारतीय निवासी को निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस की क्या हुई है, वहाँ पे हमला कर दिया गया है। राइट, ये यूक्रेन और इसके तनाव के बीच में ये चीज़ें चल रही है। ठीक है, उसके बाद है वंदे भारत। वंदे भारत ऑपरेशन कब चलाया गया था? वंदे भारत ऑपरेशन चलाया गया था ये कोविड-19 के में फंसे जो नागरिक थे उसके तहत, और ये यहाँ से ना अफगानिस्तान से भी लोगों को जो लाया जा रहा था वो वंदे भारत के तहत ही लाया जा रहा था। राइट, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी क्या था? कोविड-19 में जो महामारी के दौरान जो फंसे हुए थे भारतीय प्रवासी, उसको लाने की बात चल रही थी, उनको लाया गया था। ठीक है, जलमार्ग की तरह नौसेना के द्वारा जहाज़ से जो लाया गया था वो ऑपरेशन समुद्र सेतु। और ये जो वंदे भारत है इसमें फ्लाइट के द्वारा, मतलब फ्लाइट के माध्यम से लाया जा रहा था, तो उसको ये बोला जाता है। राइट, ब्रेसलेस से निकाली गई। ठीक है, बेल्जियम से जो वहाँ के जो स्टेशन से हुई थी आतंकवादी चपेट में आ गया था, आतंकवादी हमला, तो उस समय जो हमने निकाला था उसको बोला जाता है। उसके बाद 2015 में हमने चलाया था। उसके बाद 2015 में हमने चलाया था। यमन में जो संकट हो गया था उससे भारतीय सशस्त्र सीमा बल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये हमने ऑपरेशन राहत कहाँ से चलाया था? यमन से। ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हो सकता है यूपीएससी ना फिलिंग द ब्लैंक पूछ रहे, या फिर मिलान करने वाला कि ऑपरेशन गंगा कहाँ के लिए है, ऑपरेशन राहत किस देश के लिए चलाया जा रहा है। तो ये आपको इस चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन 2015 में एक और चलाई गई थी, ऑपरेशन मैत्रिक। ये नेपाल में भूकंप आ गया था, बहुत खतरनाक हुआ था। इसको हम भी झेले हैं क्योंकि हमारा जो होम टाउन है वो नेपाल के बाउंड्री से लगा हुआ है। तो ये 2015 वाला हम भी झेल चुके, तो बहुत खतरनाक था। ठीक है, तो नेपाल के बाउंड्री से जो नेपाल से राहत अभियान चल रहा था उसको हमने ऑपरेशन मैत्रिक नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सुरक्षा घर वापसी। इसको हमने लिबियाई जो वहाँ पे गृह युद्ध फंस गया था ना, गृह युद्ध हो रहा था, तो उसी के बीच में हमने भारतीयों को निकाला था, उससे संबंधित है। उसके बाद है ऑपरेशन सुकून। 2016 में बनाया गया था ऑपरेशन सुकून। ये इजराइल के लिए है। ठीक है, इजराइल और लेबनान के बीच में जो सैन्य को जो संघर्ष चल रहा था उससे संबंधित है। ओके, कुवैत एयरलिफ्ट। कुवैत एयरलिफ्ट आपको पता है कि ये इराकी सेना के बीच में और कुवैत के बीच में जो हमला हुआ था, तो इससे संबंधित है। इसको हमने 1990 में चलाया था। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कौन सा कहाँ कब चलाया गया था और किस देश के साथ चलाया गया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है। ये एक एथिक्स से संबंधित है कि जीएस पेपर 4 के लिए देखिए, प्रधानमंत्री जी पुणे का जो मेट्रो है उसका उद्घाटन करने पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लाइन में खड़े होकर टिकट लिया। लाइन में खड़े होकर टिकट लिया और ट्रेन में सभी के साथ मिल के बैठ के गए। ठीक है, तो ये एक एथिक्स कहलाती है कि आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि आपको कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रधानमंत्री जी चाहते तो क्या प्रधानमंत्री जी को कोई रोकता टिकट लेने के लिए? नहीं। लेकिन इन्होंने एक एथिक्स ये दिखाया कि हम हर एक कोई क्या है, एक समान है। हमारे पास किसी को ज़्यादा पावर नहीं है। हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, मतलब बराबरी लाना चाहते हैं। तब तो जनता आज देख पाएगी कि किस तरह से काम होता है। तो वही चीज़ें एक एथिक्स कहलाती है। और ख़ासकर साथ में सबके साथ में मिल के बैठ के जाना, ये और ही अच्छी चीज़ें कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा एथिक्स से संबंधित है। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो कभी भी आप प्रैक्टिकली लाइफ में देखें या फिर आपको बताना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए कि हम अपनी पावर को इस तरह से ना दिखाएं कि दूसरे को लगे कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो हमें अपनी पावर को बैलेंस बना के चलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है,
इस पेज के अंदर भी नहीं है, उतना डिटेल आर्टिकल है नहीं, ठीक है। देखिए ये जो पेज है ना, यूक्रेन वाला इशू, रूस और यूक्रेन वाला, इसमें ना वही पुरानी बात, वही चीज़ें उभर के आ रही है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ों को लेके ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत है नहीं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ये बता रहे थे कि हमने बोला था कि विजन आईएएस को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विजन आईएएस फाइनली हमने मूड बना लिया है कि एनालिसिस करेंगे, तो ये बहुत जल्द एनालिसिस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आप एक काम करें कि अभी तो वेट कर ले, क्योंकि जनवरी महीने का अभी तक हिंदी में मैगजीन नहीं आया है। जैसे ही जनवरी महीने का मैगजीन स्टार्ट होगा वैसे ही हम अपना सीरीज स्टार्ट कर देंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे वो बता देंगे किस तरह से। आपको ये नहीं है कि मैं 5 घंटे का, 10 घंटे का, 20 घंटे का वीडियो दे दूंगा। मैं आपको हर दिन तोड़ तोड़ के वीडियो या फिर 2 दिन 3 दिन पे देना स्टार्ट करूँगा, जिससे क्या हो कि आपकी 1 महीने के अंदर विजन आईएएस ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ऐसा ख़त्म हो कि उससे संबंधित आप मेंस में आंसर लिख सके, राइट। तो इसीलिए तो ये हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा था तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल ये थोड़ा सा है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, इन्होंने कुछ सूत्रीय मांग पेश किया है। कहाँ पे? यूक्रेन के लिए। इन्होंने 6 सूत्रीय जो मांग पेश किया है उसमें से पहला है कि दुनिया के नेताओं को यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन का क्या करना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, कि वहाँ पे देखना चाहिए कि मानव का लेके मानव अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उससे संबंधित। उसके बाद यूक्रेन का आत्मरक्षा जो प्रयास है, आत्मरक्षा करने का, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी देश एक रसिया और इतना छोटा यूक्रेन, और अभी तक 1 हफ्ते से ज़्यादा ये टिका हुआ है इसके पास, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ का कहना था कि यूक्रेन तो 2-3 दिन में उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन अभी भी टिका हुआ है अपने दम पे। उनके राष्ट्रपति भागे नहीं। आपने देखा होगा कि तालिबान अफगानिस्तान वाला क्या इशू था, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति छोड़ के देश चले गए थे, जबकि इनके राष्ट्रपति के पास भी ऑफर आया था कि आप भी देश छोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हम लास्ट दम तक वहाँ रहेंगे। तो ये एक डेडिकेशन दिखाती है। यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं और किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपातकाल है, तो आप वहाँ पे लास्ट टाइम तक रहे, लास्ट सिचुएशन तक रहे, क्योंकि आपके होने से ना, आप एक लीडर हो, तो आपके होने से पीछे वाला सब रहेगा। यदि आप ही निकल जाओगे तो ये पीछे वाला हताश हो जाएगा, ठीक है, इसकी आत्मविश्वास खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें है। उसके बाद है कि रूस को आर्थिक दबाव और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो यूक्रेन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको धीरे धीरे समीकरण करके इसको विरोध करना चाहिए, ठीक है, विरोध करना चाहिए। युद्ध का जो भी चीज़ें है कूटनीतिक है, हमें कूटनीतिक तौर से करना चाहिए। उसके बाद है नाटो देशों के बीच सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाने के लिए त्वरित अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि ये नाटो क्या हो कि आगे बढ़े और चीज़ों को देख सके। तो इनके द्वारा ये 6 सूत्रीय मांग रखा गया है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई ज़्यादा नहीं है आपको डीप में घुसने की ज़रूरत। ये चीज़ें करनी चाहिए। यदि आप मेंस में आंसर लिखते हैं क्या होनी चाहिए, तो इस तरह से आप 1-2 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल में है। हम देखते हैं एडिटोरियल का आर्टिकल। यह है कि भारत के समक्ष संतुलन साधने की चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ना, अभी यूक्रेन में जब इशू हुआ तो भारत के पक्ष 2 पक्ष था। एक पक्ष है रूस, एक पक्ष है यूएसए, मतलब यूक्रेन वाला तो यूएसए। अभी के टाइम में भारत एक क्या है, भारत एक विकासशील देश है। हमें क्या चाहिए, विकास करने के लिए अभी हमें सबकी ज़रूरत है। किसी एक को ज़रूरत से काम नहीं चलेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत की जो अभी चुनौती है, जैसे आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक और मानवीयता जैसे पहलुओं से हमें चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में हमें सिर्फ एक पे निर्भर होकर काम नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम रूस से बहुत ज़्यादा सामान लेते हैं, ठीक है, व्यापार होता है हमारा, उसी तरह से हम यूएसए से भी व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे बहरहाल रूस पे भी निर्भरता है और यूएसए के साथ से भी हमारे व्यापारिक जो सहयोग है वो बढ़ते जा रही है, राइट। तो इसलिए यूक्रेन में जैसे देशों को आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि हमारी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हज़ारों जो स्वदेशी है उनको क्या करना चाहिए, वहाँ से सुरक्षित निकालो। पहले हमने वहाँ से निकाला। उसके बाद हमने देखा कि वे पश्चिमी सीमाओं के लिए स्थित जो देश है उसको नाटो में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये एक्चुअली इशू बता रहे राइटर के द्वारा। क्या इशू है वहाँ पे जो यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है। देखिए यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रहा है ना रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो जो कंट्री है उसमें यूक्रेन नहीं चाहता है कि इसमें वो शामिल हो जाए,
तो यूक्रेन में शामिल नहीं होने की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद इस हमले में जो नाटो के देश हैं उनके समक्ष दुविधा उत्पन्न हो गई थी। क्या दुविधा उत्पन्न हो गई थी? ऐसा क्या इसलिए चीज़ें हो गई थी कि हम क्या करें। हमें देखो क्या होता है ना, नाटो जो है और रूस जो है, रूस के पास क्या है, परमाणु बहुत ज़्यादा है, ठीक है, परमाणु हथियार है। यदि परमाणु हथियार है तो क्या आपको लगता है कि रूस पीछे हटने वाला है? नहीं हटने वाला है। जब नाटो ने देखा कि नाटो को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बाद में नाटो ने फैसला लिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तो रूस क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, दूसरा चीज़ें क्या है, इनके पास परमाणु हथियार है। तो दोनों ही चीज़ें का इनके पास बैलेंस था, इसलिए नाटो ने इसको हटने की बात की गई थी। इसके द्वारा राइटर के द्वारा बात की जाती है कि जिस तरह से भारत ने अभी स्टेप उठाया है वो एक स्टेप अच्छी स्टेप है, क्योंकि हमने क्या किया, ना तो हम भारत अमेरिका के यूएसए के दबाव में गए, किसी का समर्थन किए, ना ही रूस का खिलाफ गए। हमने क्या किया, वहाँ से निकलने का मतलब चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया, ठीक है। तो यही आर्टिकल में एडिटोरियल में कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। ये चीज़ें हम कंटेक्स्ट आपको पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन एक बार मैंने चाहा कि फिर से थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं बता दूँ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल ये ट्रेन के कवच के लेके है। हम शनिवार को या शुक्रवार को डिस्कस किए थे कि सरकार के द्वारा ऐसा चीज़ें चलाई जा रही है, ऐसा टेक्नोलॉजी कि ट्रेन आपस में क्या ना हो, ट्रेन के आपस में टकराहट ना हो, आपस में टक्कर ना खाए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल युद्ध की सामरिक समाधान। ये चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें कुछ पहलू लेके आते हैं कि पर्यावरण पे युद्ध का दुष्प्रभाव पड़ता है। देखो अभी के टाइम में मिसाइल गिर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यह एक पहलू बताया जा रहा है पर्यावरण पे। तो युद्ध का प्रभाव पर्यावरण पे, जैसे आप आंसर लिखेंगे तो कहाँ कहाँ, अर्थव्यवस्था पे, समाज पे, राजनीति पे, इन पे प्रभाव पड़ने के साथ साथ आप एक पॉइंट और लिखेंगे कि इस पे पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो यह एक एंगल आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेंस के एक पॉइंट बन जाते हैं। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप युद्ध के बारे में दें तो युद्ध में लिखें कि इससे पर्यावरण का भी हमें प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी हमारा विश्व जो है ना वो जलवायु परिवर्तन से झेल रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि आम जनों पर पड़ेगी जीएसटी का मार, ठीक है। क्या चीज़ें चल रहा है, इशू क्या है, कंटेस्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ। कंटेस्ट ये है कि पहले जो स्लैब होता था मिनिमम 5% का, उसको अब बढ़ा के जीएसटी में 8% कर दिया गया है मिनिमम, ठीक है। अब ये प्रतिशत 8% किया गया है किसके द्वारा, जीएसटी काउंसिल जो है उन्होंने बताया कि इसको 8% किया जाएगा। अब क्या है, देखिए जीएसटी क्या है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है कि जैसे ये देखिए, एक आप हो, ठीक है, सरकार ने आप पे टैक्स लगाई, आप पे सरकार ने कर लगाया, लेकिन आपने उस कर को क्या किया, दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस पे ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये है उपभोक्ता, मतलब लास्ट जो उपभोग करेगा वो ये करेगा, ठीक है। तो ये अब टैक्स पे करेगा, फिर ये पे करेगा इसको, फिर ये पे करेगा इसको, फिर ये पे करेगा इसको, ये पे करेगा सरकार को। मतलब ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति को सीधा सरकार ना लगाती हो वो ट्रांसफर हो। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट खाए हम 3 रुपये का पार्ले जी, तो इस पर भी टैक्स लगता है। तो ये टैक्स हम सीधा सरकार को नहीं ना देते हैं, हम दुकान वाले को दे देते हैं। तो मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर यदि इनकम टैक्स लगाया जाता है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर ही कर लगाया जाए, ठीक है, आप किसी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, राइट। तो जीएसटी एक क्या है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, राइट। चलिए इससे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा तो बेसिक मैंने बताया ही, और थोड़ा सा डिटेल में हम चलते हैं बेसिक के साथ। चलिए आ जाइए, ओके। तो देखिए जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ये घरेलू उपभोग के लिए बेचने वाले ये जो है ना वस्तु और सेवा पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्धन कर है, ठीक है, मतलब टैक्स मूल्यवर्धन कर में आती है, ओके। इसको 2017 के मध्यरात्रि 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई से। इसमें पेट्रोलियम और मादक पदार्थ, ठीक है, ये इनका जो अपवाद है, इन सारे पे टैक्स जीएसटी नहीं लगता है। आपको स्टेटमेंट पूछ दिया जाए किस किस पे ऊपर नहीं लगता है तो ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जीएसटी का विशेषता क्या होगा, जीएसटी का होगा कि आपूर्ति जो पक्ष है उस पर लागू होगा, ठीक है।
टैक्स जो है वो टैक्स बढ़ेगी, सीधा दोहरी टैक्स जो है कर व्यवस्था वो बढ़ेगी। ओके, उसके बाद पूरे देश में एक तरह का ही टैक्स होगा, ठीक है। इसमें दोहरी टैक्स मतलब जी टैक्स और एस टैक्स, मतलब केंद्र के लिए जीएसटी और राज्य के लिए जीएसटी, तो इस दोनों तरह से आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इशू यहाँ पे आई है बहुगामी दरें। बहुगामी दरें में मतलब पहले क्या होता था, 4 स्लैब होती थी, पहले 5 का, उसके बाद 12 का, उसके बाद 18, उसके बाद 28। तो ये 4 टैक्स को हटा के अब ये 5 वाला जो है ना वो सरकार हटा के इसको 8 करने जा रही है, ठीक है। ये 12 वाला को हटा देगी तो ये स्लैब 3 में रखेगी, राइट। तो इस तरह से इसमें चेंजेस आ रहा है स्लैब में, तो इसीलिए ये कंटेक्स्ट न्यूज में आया है। तो आपने कंटेक्स्ट समझ गया होगा। पहले जो 4 स्लैब था 5, 12, 18 और 28, इसको सरकार क्या कर रही है, 5 को ख़त्म करके मिनिमम जो है वो 8% कर रही है, 8% से कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 12 को भी हटा रही है और 18 और 28 रहेगा, तो 3 स्लैब रखेगी, ठीक है। ये किसके द्वारा फैसला लिया जाता है, जीएसटी परिषद के द्वारा लिया जाता है। अब हम जीएसटी परिषद के बारे में देखते हैं। देखिए जीएसटी परिषद ना एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद 279(a) के तहत बनाया गया है, ठीक है। ये अनुच्छेद 279(a) के तहत बनाया गया है। इसका जो अध्यक्ष होते हैं इस परिषद का वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और जो अन्य सदस्य होते हैं वो राज्य के जो है ना वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। यह एक संघीय निकाय है। संघीय निकाय मतलब केंद्र और राज्य दोनों इसमें शामिल होते हैं, राइट। इसमें एक उचित परिबंध किया गया है कि दोनों को बैलेंस बनाया जाए, ओके। तो ये संबंधित हमारा था जीएसटी से संबंधित। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि यूएसए और चाइना के बीच में क्या चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था, राइट। यूएसए और चाइना के बीच में क्या चल रहा था, ट्रेड वॉर मतलब व्यापार युद्ध, राइट। यूएसए चीन के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा था, तो वो ट्रेड वॉर है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है, ट्रेड वॉर से जो नुकसान हुआ है वो चीन के हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रेड वॉर में, यदि आप दोनों देश के बीच में युद्ध होता है ना, युद्ध नहीं बोल सकते, व्यापार का जो चीज़ें होती है, तो ये आयकर बढ़ा देते हैं, सॉरी कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो ये व्यापार युद्ध में उनकी नुकसान हुई है, यही सारी चीज़ें रिपोर्ट में इसमें निकल के आया। तो किन दोनों के बीच में रिपोर्ट आया था कि चाइना के बीच में और यूएसए के बीच में ये चीज़ चलाई जाती थी। क्या होता है जब किसी देश का ना, ये देश है, यदि अपने देश की वस्तुओं को संरक्षण देने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी को हम बढ़ा देते हैं। कस्टम ड्यूटी मतलब आयात कर, कोई देश से यहाँ से सामान आएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे देशों का जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा, दूसरे देश से जो आने वाला सामान है वो महंगा रहेगा, तो वहाँ की चीज़ें बिकना स्टार्ट होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, अब क्रिकेट वाला आ गया, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आज के डेट में जो हमें दैनिक जागरण के अंदर डिस्कशन करना था, हमने डीप में जाके डिस्कस किया। अब हमारे चैनल पे यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे दोस्त पुराने व्यूअर हैं उनको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे वो स्टूडेंट आके लाभ उठा पाए। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ना तो हिंदू पढ़ते हैं ना दैनिक जागरण पढ़ते हैं। दैनिक जागरण इसलिए नहीं पढ़ते तो उनको लगता है कि ये अच्छा है नहीं, हिंदू इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप दैनिक जागरण को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और यदि आप इस बार पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है पीटी में 120 नंबर कैसे लाए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस एरिया पे फोकस करने की हमें ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।